वेलकम प्रवीण जी टू दिस चैनल एंड वेलकम गाइस। आप सबके कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, आज प्रवीण जी से उसके बारे में बात करेंगे। तो वेलकम प्रवीण जी। फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा रहेगा कि लोग जानना चाहते हैं कि व्हाट इज अवेकनिंग। अवेकनिंग हम किसको बोलेंगे, और फिफ्थ डायमेंशन और थर्ड डायमेंशन, इसके बीच में डिफरेंस क्या है? हम्म। देखिए, ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाएगा कि थर्ड और फिफ्थ के बीच में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। फिफ्थ डायमेंशन ह्यूमन कॉन्शियसनेस ने आज तक एक्सपीरियंस नहीं की। इसका किसी भी शास्त्रों में रेफरेंस नहीं है। आल्दो महर्षि अरविंदो ने बोला कि जो हमारा इवोल्यूशन होता है, तो हम अभी कॉन्शियस हैं, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो सुपर कॉन्शियसनेस होगा। सो प्रॉब्ली दैट इज फिफ्थ डायमेंशन। लेकिन अभी तक इससे पहले ह्यूमैनिटी ने कभी फिफ्थ डायमेंशन को एक्सपीरियंस ही नहीं किया। दैट्स वाई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि सतयुग की बात हो रही है। अभी द्वापर चल रहा है या कलयुग चल रहा है, तो इसमें भी कंफ्यूजन है। तो लोग कुछ मानते हैं द्वापर, कुछ कलयुग, बट एनी हाउ दोनों ये मानते हैं कि सतयुग नहीं। तो वो सोचते हैं कि जब युग परिवर्तन की बात हो रही है तो शायद सतयुग की ये बातें कर रहे हैं। नो, सतयुग भी इसी थर्ड डायमेंशन के कंस्ट्रक्ट का हिस्सा था। फिफ्थ डायमेंशन इसके बियॉन्ड है। इसके बियॉन्ड है, और इसको फिफ्थ इसलिए बोलते हैं, शायद ये भी क्वेश्चन कई बार आएगा। तो थर्ड और फिफ्थ के बीच में फोर क्यों नहीं बोला? क्योंकि अर्थ पे हम लोग ट्रैप है। ह्यूमन सोल अजर है, अमर है, उसका अनंत जीवन है। लेकिन वो मरती है हमारी थर्ड डायमेंशन की रियलिटी में। क्योंकि वो मरती है लेकिन तब भी उसको मोक्ष नहीं मिलता, वो ट्रैप होके फिर थर्ड डायमेंशन में ही रह जाती है। तो जब वो, जिसको हम फिजिकल बॉडी कहते हैं, जब ये डिसअपियर हो जाती है, तो जहां पे वो, उसको वेटिंग रूम कह दो या फोर्थ डायमेंशन कह दो, वो फोर्थ है। थर्ड और फोर्थ क्योंकि दोनों जुड़ी हुई हैं, इसके बियॉन्ड जब हम निकल जाएंगे तो वो फिफ्थ है। तो दिस इज, और थर्ड और फिफ्थ का जो डिफरेंस है वो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। हमारी सोच उसको कंप्रीहेंड नहीं कर सकती। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये पेपर टू डायमेंशन में है, इस पे लेंथ और वेट है। अगर इससे कहीं कि इसमें ऊंचाई भी होती है, ये कंप्रीहेंड नहीं कर सकती। इसकी कॉन्शियसनेस के बियॉन्ड की बात है। लेकिन जितना सुंदर आप सोच सकते हैं, सोच की सीमा है, सोच भी चेतना का हिस्सा है, उस कॉन्शियसनेस का हिस्सा है, उसके बियॉन्ड की डायमेंशन, इन अदर जी। वर्ड। लेकिन अगर हम उसको करें, वननेस है। हम अभी सेपरेशन में जीते हैं, थर्ड डायमेंशन डुअलिटी है, वहां पे सेपरेशन है थर्ड में, फिफ्थ में वननेस। ह्यूमैनिटी पहली बार सीखेगी प्रेम क्या होता है। आई थिंक सफरिंग तो काफी टाइम से चल ही रही है अर्थ पे, और दैट इज वन ऑफ द रीजन कि अभी इतने सारे लोग भी अवेकन हो रहे हैं। यस। और आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि अवेकनिंग क्या है, बहुत सारे लोग छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस को अवेकनिंग का नाम दे देते हैं, या अपनी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल सफरिंग को, मेरे को डिप्रेशन हो रहा है, अवेकनिंग का सिम्टम है क्या? अर्थ की फ्रीक्वेंसी रोज हो रही है, मेरे एक ने तो मुझसे पूछा मेरे हेयर फॉल हो रहे हैं, ये अवेकनिंग का साइन है क्या? नहीं। अवेकनिंग, मैं कहता हूँ अवेकनिंग तब है जब आपको अपनी घर वापसी की याद आ जाए, फिफ्थ डायमेंशन इतनी प्रेजेंस हो जाए कि और कोई प्रायोरिटी नहीं, देन यू आर अवेकेंड। जी, बहुत ही सुंदर आंसर दिया आपने, क्योंकि लोग बहुत इस ट्रैप में भी रह जाते हैं कि जैसे आपने बताया मेरा हेयर फॉल हुआ, तो अवेकनिंग। तो जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि फैमिली, हम तो इस पाथ पे हैं बट हमारी फैमिली नहीं है। और ऑनलाइन बहुत बार मैंने भी देखे हैं, बहुत वीडियोस हैं, बोला जाता है कि आप एक स्प्लिट हो जाएगा अर्थ के अंदर, कि हो सकता है आपकी वाइब्रेशन अपने फैमिली मेंबर से मैच ना करे क्योंकि आपकी फ्रिक्वेंसी शिफ्ट हो रही है। तो उस सिचुएशन में लोगों को क्या करना चाहिए अगर उनकी फैमिली असेंड नहीं हो रहे हैं और वो हो रहे हैं? देखिए, थर्ड डायमेंशन एक मैट्रिक्स है, ये जानना राइट। ही अवेकनिंग का हिस्सा है। इफ यू आर नॉट अवेयर दैट ये फैमिली एक कार्मिक कनेक्शन के हिसाब से इवॉल्व होने के लिए आप सब साथ आए, और फ्री विल डिवाइन लॉ है। डिवाइन लॉ ये कहता है कि जिसकी विल थर्ड में रहने की है, दैट इज इक्वली गुड एंड परफेक्ट, क्योंकि उन्होंने अभी सोल में मेच्योरिटी नहीं। अदरवाइज सबके लिए चांस है, किसी को मना नहीं किया जा रहा कि तुम नहीं आ सकते, और किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता, चाहे वो आपकी फैमिली मेंबर हो, चाहे कोई और हो।
ये अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं है तो अवेकनिंग आपकी स्टार्ट नहीं। दिस इज द मोस्ट फर्स्ट स्टेप, ये जानना कि फ्री विल है। इस फ्री विल में यस देयर इज ए सेपरेशन, बिकॉज some people are not ready, rather a big majority of people are still not ready. That's a pity. सी, ये 26,000 साल में होने वाली एक घटना है। अर्थ पे तीसरी बार हो रही है, और तीसरी बार जब भी किसी प्लेनेट पे होती है तो वो प्लेनेट असेंड कर जाता है। अब इस प्लेनेट में एक अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए हम स्ट्रगल करते थे, सुनते थे कि कभी मोक्ष प्राप्त होता है, ये मौका है। लेकिन फिर भी फ्री विल है, और अगर फैमिली मेंबर या अदर लोग अभी नहीं है तो शायद वो नेक्स्ट सेकंड में करें, या फिर अभी टाइम है। अभी तो हमने आशा नहीं छोड़ी, अभी टाइम है। एक और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मुझे याद आया है कि क्या उनकी एनर्जी जो असेंड हो रहे हैं, जैसे बोलते हैं अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखो, और बहुत लोग आइसोलेटेड भी रहते हैं उस वजह से, तो क्या जो असेंड हो रहे हैं और अपनी वेकनिंग पे वर्क कर रहे हैं, क्या उनकी एनर्जी मतलब इफेक्ट करती है आसपास के सराउंडिंग्स की, कितनी नेगेटिव है कितनी पॉजिटिव है? काफी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम अभी अवेकनिंग प्रोसेस की जस्ट स्टार्टिंग है। अर्थ की फ्रीक्वेंसी काफी तेजी से रेज हो रही है, समय कम है, और सो कॉल्ड एनर्जी वैम्पायर टाइप की हाँ, बोला being जाता भी माने जाते हैं, जो दूसरों की एनर्जी सक करते हैं। सी, इफ यू आर वेरी स्टेबल यू कैन गिव, if you are है। not stable then you have to protect yourself, it's up to you, but people should know it is possible. जी। कौन से ऐसे वेज हैं जिससे लोग अवेकनिंग में असेंड कर सकते हैं, या असेंशन की जर्नी पे आगे बढ़ सकते हैं? कई लोग कहते हैं कि मेडिटेशन इज द वे, कई कहते हैं सेवन चक्रास इज द वे, कई कहते हैं कि पाठ पूजा इज द वे। तो आपका इसकी तरफ क्या एक्सपीरियंस है? मैं एक्सपीरियंस ही बोलूंगी, आपका इसकी तरफ क्या एक्सपीरियंस है? देखिए, कम से कम पाठ पूजा तो नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर जान लें। थर्ड डायमेंशन की रियलिटी में जो कुछ भी था वो अब तक ठीक था, जरूरत थी, और उसने ह्यूमैनिटी की किसी ना किसी वे में हेल्प की होगी। लेकिन फिफ्थ डायमेंशन में वो सब कुछ डिसफंक्शनल। पाठ पूजा तो बिल्कुल भी डिसफंक्शनल है। महावीर रमन ने बोला कि हम शरीर से कर्म कर सकते हैं, वचन से कर्म कर सकते हैं, और वाणी से कर सकते हैं, और मन से कर सकते हैं। जो हम शरीर से करते हैं ये पाठ पूजा रिचुअल्स, जो हम वचनों से करते हैं मंत्रा की रिसाइटेशन, मान लो से चैंटिंग ऑफ द मंत्र है, और मेडिटेशन ध्यान है। महर्षि रमन ने कहा कि इस क्रम में जो ध्यान है वो सर्वश्रेष्ठ है। अगर इसी बात को हम समझें तो, क्योंकि ये बहुत कंप्रेस समय में हमें बहुत बड़ा काम करना है, इट मीन्स कि हमें जो बेस्ट है वो यूज करना है। मेडिटेशन एक वे है, हमें अपने बहुत सारे ओल्ड बिलीफ सिस्टम को साफ करना है। हमारे ओल्ड बिलीफ सिस्टम हमें बाधा है। चांस सबके लिए बराबर है, लेकिन अगर हम पुराने को पकड़े रहेंगे तो नए को नहीं चाह पाएंगे। नए पुराने को छोड़ना एक कला है, ये सब में नहीं है, क्योंकि सदियों की कंडीशनिंग है, संस्कार हैं, पेरेंट्स से हमने सीखे हैं, जिस एनवायरनमेंट में ब्रॉट अप हुआ है उन सबके बहुत गहरे संस्कार हैं। बच्चा पहले 7 साल तक जो कुछ सीखता है वो उसकी मेमोरी का हिस्सा बन जाता है, कॉन्शियसनेस का हिस्सा है। तो ये हमें छोड़ने की आदत लोगों में नहीं है। मेडिटेशन उस आदत के लिए हेल्प करता है जब हमारी ब्रेन वेव्स कम होती हैं, डेल्टा वेव होती हैं, या थीटा होती हैं, या इवन अल्फा भी होती हैं, तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में आसानी से क्लीनिंग कर सकते हैं। इसलिए मेडिटेशन बहुत इफेक्टिव है। लेकिन आपका प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हुआ था कि कौन कौन से तरीके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कन्विंस्ड होना। अभी लोगों को ये कन्विंस नहीं है कि ऐसी डायमेंशन चेंज कैसे हो सकता है, क्योंकि कभी तो उन्होंने सुना नहीं। आज से पहले किसी कोई ऐसा मानता नहीं, तो ये द्वंद, कन्विंस होना। फिर फ्री विल एक्सरसाइज करना। फ्री विल विश नहीं है, विश से कहीं गहरे में है विल। अभी तो वो कह रहे हैं कि हमारी फैमिली हमारे साथ नहीं चल रही, क्या आप खुद की विल इतनी डीप है? विल का मतलब होता है कि कोई और मेरी प्रायोरिटी नहीं, मेरी एक ही प्रायोरिटी। जिसने भी ये प्रायोरिटी इस समय एक्सरसाइज कर ली कि मेरी प्रायोरिटी नेक्स्ट डायमेंशन में असेंड करना है, उनके लिए सारे रास्ते अपने आप बना दिए। हम सिंक्रोनाइज हैं। सिंक्रोनाइज के समय में अगर हम जो भी हम डालते हैं थॉट, वो थॉट बहुत तेजी से मैनिफेस्ट होता है। तो अगर हम सिंक्रोनाइज हो गए तो हम ये थॉट डालें कि जो कुछ हमारे लिए अच्छा है।
अगर वो रीति रिवाज भी हैं, पहले मैंने कहा कि वो इफेक्टिव नहीं है, लेकिन अगर वो भी मेरे लिए अच्छे हैं तो वो हो जाए विद दैट इंटेंशन। और वो टाइम के साथ ही हर कोई कर सकता है। तो मेडिटेशन कई लोग कर पाते हैं, क्योंकि कई लोग ये भी बोलते हैं कि मेडिटेशन हमसे आधे घंटे से ज्यादा नहीं होता। और कई लोग बोलते हैं कि हमारे कर्मास हैं, तो कैसे डिफर करता है, और मिनिमम कितना टाइम मेडिटेट करना चाहिए जिससे लोगों को, मतलब वो जो पुराने संस्कार है, ओल्ड बिलीफ्स आप बोल रहे हैं, या कंडीशनिंग है, या क्योंकि मैट्रिक्स माया भी अपने आप में बहुत ज्यादा ट्रैप करती है, अपनी तरफ खींचती है। डिफरेंट डिफरेंट वो बाहर से टेंटेड चीजें हमें दिखती है कि बहुत सुंदर है। तो कितना टाइम मेडिटेशन डेली रूटीन में रखना चाहिए जिससे ये मैट्रिक्स से निकल पाए और असेंड कर पाए? देखिए, मैं तो हमेशा ये मानता हूँ कि मेडिटेशन में टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। 2 घंटे भी कोई बैठ सकता है और सो रहा है ना। थॉट्स हैं, आंखें बंद करके बैठ के और थॉट्स चल रहे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने घंटे बैठे। क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। और अगर क्वालिटी, पहले आपने कहा कि कुछ लोग कहते हैं हम 30 मिनट से ज्यादा नहीं कर पाते, 30 मिनट इज मोर देन सफिशिएंट। मोर देन सफिशिएंट, 30 मिनट इज नो प्रॉब्लम। वाइज कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एक बार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं एम्फेसाइज करना चाहूंगा कि मेडिटेशन की अगर कोई इफेक्टिव टेक्निक वो यूज करें तो बहुत अच्छा है। से बिगनर्स हैं, उन्होंने कभी मेडिटेशन के बारे में सुना नहीं, फिर थोड़ी सी यूट्यूब देखा या कहीं से चैनल लिया, डिफरेंट तरह के मेथड्स, उन मेथड्स को उन्होंने प्रैक्टिस की, बैठ गए, आंखें बंद करी, सो गए, तंद्रा की स्टेट में आ गए, कुंडलनी अवेकनिंग का कोई उसमें प्रोसेस नहीं है, तो उसकी इफेक्टिवनेस कम है। तो अगर करना ही है तो इमीडिएटली कोई एक अथेंटिक टेक्निक जो फेमस हो, जिससे लोगों को फायदा हुआ हो, इमीडिएटली वो ज्वाइन करें, टेक्निक के साथ करें। इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने कुंडलिनी का किया कि कुंडलिनी जागृत करना चाहिए कि वो मेडिटेशन के पाथ पे अपने आप ही खुद ब खुद हो जाती है? क्योंकि कई लोगों का पूरा फोकस स्पिरिचुअल जर्नी या असेंशन से ज्यादा इस पे होता है कि हमारी कुंडलिनी जागृत होगी, और बहुत लोग ऐसे भी मैंने देखे जो बोलते हैं कि हमारी जो कुंडलिनी है वो स्टक हो गई है एक स्पेसिफिक चक्रा पे जाके, और वो असेंड नहीं हो पा रही है। तो क्वेश्चन क्या है आपका? कि कुंडलिनी जागृत, होना कितना जरूरी है? हमें उसके ऊपर स्पेसिफिकली फोकस करना चाहिए कि अपनी असेंशन के ऊपर, मेडिटेशन के ऊपर, या स्पेसिफिक अलग से कोई टेक्निक्स करनी चाहिए कि हमें कुंडलिनी अपनी जागृत करनी है, या जब हम मेडिटेशन करते हैं हमारी कुंडलिनी अपने आप जागृत हो जाती है? कुंडलनी भी एक ऐसा सब्जेक्ट है और एक ऐसा शब्द है जिसमें कई कंफ्यूजन है, लोग अपनी अपनी तरीके से इसको यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुंडलनी मेनली राजयोग का एक हिस्सा है। अब राजयोग का हिस्सा है तो मान लो मीराबाई ने राजयोग का अभ्यास नहीं किया, तो क्या उनकी कुंडलनी जागृत नहीं थी? नहीं, ऐसा नहीं है। कुंडलनी नॉलेज है, वो किसी जिसने राजयोग का अभ्यास नहीं किया, मेडिटेशन नहीं किया, उसकी भी जागृत हो सकती है। क्या कुंडलनी जागृत होना जरूरी है? बिहार स्कूल ऑफ योगा के परमहंस सत्यानंद सरस्वती जी ने बोला था कि जानवर भी असेंड करते हैं, इवॉल्व करते हैं, जब जानवर की एनर्जी उसके सहस्त्रार में आती है तो वो इंसान बनता है, और इंसान का वो मूलाधार में एनर्जी होती है। तभी जो इंसान है उनकी शुरू में एनिमल इंस्टिंक्ट होती हैं, अटैक करते हैं, शेयर करना नहीं जानते, जानवर की तरह जीते हैं। फिर इवॉल्व होते होते जब इंसान की, मानव की जो एनर्जी मूलाधार से सहस्त्रार में आती है, वो फिफ्थ डायमेंशन का मूलाधार। इट मीन्स कि जो लोग भी असेंड करेंगे उन सब की जो एनर्जी का लेवल है, जो भी ब्लॉकेज है, हमारी कुंडली है क्या, हमारी जो स्पाइन में 7 चक्र हैं, एनर्जी के सेंटर हैं, उसमें ब्लॉकेज है। पुराने कार्मिक कनेक्शन कह दो, मेमोरी कह दो, एक ही शब्द है, उसमें किसी तरह का एनर्जी फ्लो नहीं हो पा रही। उस एनर्जी को वो सारी फ्लो होंगी तभी हम मुक्त होंगे। ये तो असेंशन का मतलब ही है मुक्ति। नेक्स्ट डायमेंशन में इस डायमेंशन का कुछ नहीं जाएगा, इस डायमेंशन का जो कुछ हम जानते हैं वो कुछ वहां नहीं जाना है। इट मीन्स कि सबके ब्लॉकेज रिलीज होंगे। तो सबके ब्लॉकेज कुंडलिनी में भी अलग होते हैं, तो क्या कुंडलिनी जागृत होने के बाद वो परमानेंटली जागृत होती है, कि उसमें भी कि कुंडलिनी जागृत होने के बाद उसके डिसेंड होने के भी चांसेस होते हैं? जब हमारी एनर्जी राइज करना शुरू करती है तो वो
डिफरेंट फेसेस में होती है. दैट इज अवेकनिंग प्रोसेस, कुंडलनी का भी और ह्यूमैनिटी का भी. वंस इट इज अवेकन देन देयर इज नो चांस. But there are very few people on that level. There are very, very few people. People can claim. That is another thing. उस स्टेज पे जिसमें उनकी कुंडलनी डिसेंड नहीं हो सकती, वेरी फ्यू पीपल. और जो ला इसके बाद कोई कर्म नहीं रहता, ना संचित कर्म का असर होता है और ना वो कोई कर्म जो बना रहे हैं उसका कोई असर नहीं. सुनने में कम अच्छा लगेगा, वो मर्डर कर सकता है, करेगा नहीं ये एक अलग बात है. जागृत अवस्था में वो कुछ भी कर सकता है. ब्रह्मांड की कॉन्शियसनेस में उसका योग है. इस समय की कॉन्शियसनेस में जो भी रिक्वायरमेंट है वो करेगा, बिना किसी भय के या बिना किसी उसके कॉन्सिक्वेंसेस के. जिसकी कुंडली जागृत नहीं है युधिष्ठिर की, वो कहेगा मैं झूठ नहीं बोलूंगा. भगवान कहेंगे तुम झूठ बोलो. अश्वत्थामा को मरना अगर जरूरी है इस युद्ध के लिए तो तुम बोलो कि अश्वत्थामा मर गया. और बट वो बोला ये जाता है कि जब हम ये असेंड होते हैं तो हम, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्पीक लाई, मतलब हम ट्रुथ के पाथ पे होते हैं, इनर ट्रुथ जो होता है हमारा, तो फियरलेसली आप वो ट्रुथ बोल पाते हैं अपनी लाइफ में विदाउट विदाउट थिंकिंग के विदाउट आसपास की एनी. यस. कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। क्योंकि यही सत्य है. जो सत्य को जान जाता है वो सिर्फ सत्य ही बोलेगा. ये सही है. लेकिन अगर जरूरत है इस महाभारत में द्रोणाचार्य को मरने के लिए अश्वत्थामा का झूठ बोलने की, वो झूठ झूठ भी उतनी खुशी से बोलेगा क्योंकि वो ब्रह्मांड के नियमों से बना है. ये डाउट लोग नहीं समझ पाते. बिना तो जागा हुआ क्या उसमें कर्मा भी क्रिएट होंगे अगर वो झूठ उसके कर्म बोलेगा? क्रिएट नहीं होते, क्योंकि कुंडली के बाद कोई कर्म क्रिएट ही नहीं होता. कुंडलिनी जागृत होने के बाद कोई कर्मा नहीं क्रिएट होता है। कोई कर्म क्रिएट होता, किसी तरह का कर्म नहीं होता. क्योंकि वो कर्म इस अर्थ का एक यूनिवर्सल माइंड है, इस सोलर सिस्टम का एक माइंड है. उस माइंड से उस समय के लिए जो जरूरी है वो कर रहा राइट। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन है, और बहुत ही, ये भी बहुत वास्ट टॉपिक है कि मैट्रिक्स के बारे में लोग बोलते हैं कि मैट्रिक्स से वो बाहर तो निकल गए, बट वो मैट्रिक्स के अंदर रह के उसकी जो प्रभाव है उससे किस तरह से बच सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स जो अपने आप में ही माया है वो बहुत ही अपनी तरफ खींचने वाली है। मैट्रिक्स और माया बोल सकते हैं उसको, उसके प्रभाव से हम किस तरह से बच सकते हैं? आजकल की जो टेक्नोलॉजी चल रही है, आजकल सब ऑनलाइन हो गया है और सब अवेलेबल है इजीली, तो उसके प्रभाव से, और बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि उससे प्रभाव से बचने के लिए क्या हमें हिमालय पे जाना चाहिए, क्या हमें जंगल में जाना चाहिए? है. देखिए ये सब टूल हैं और हेल्प करते हैं. अगर आप एक कंडीशनल एटमॉस्फियर में बहुत ज्यादा जकड़े हुए हैं और वो जकड़न इतनी स्ट्रांग है कि आपको निकलने नहीं दे रही, तो अगर आप डिस्प्लेस होते हैं तो आपको हेल्प मिलती है. इट इज ट्रू. लेकिन ये बात भी जाननी चाहिए कि आप एक कॉन्शियसनेस है. आप फिजिकल बॉडी नहीं है, कॉन्शियसनेस है. और आप जहां भी जाएंगे कॉन्शियसनेस साथ जाएगी. आप हिमालय में चले जाएं, अर्थ के नीचे चले जाएं, किसी और प्लेनेट पे जाएं, आपकी कॉन्शियसनेस आपके साथ जाएगी. तो अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैट्रिक्स है, यस है, सिमुलेशन है, सच नहीं है, माया है. लेकिन अब क्या, मेरे मान लो यहाँ पे उंगली कट जाए तो क्या दर्द, मैं कहता रहूं कि भ्रम है, भ्रम है, मुझे दर्द नहीं हो रहा. इट डज नॉट है. राइट। You have to have that level to say it is a माया. अगर आपको ये अनुभव नहीं है तो आप नहीं कह सकते कि माया नहीं है. असली में ये माया है. लेकिन जब तक ये अनुभव में नहीं आती तब तक तो असली है, रियलिटी है. तो इसकी रियलिटी का एक ही तरीका है, कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करें. जितनी कॉन्शियसनेस एक्सपेंड होगी उतनी क्लियरिटी से दिखेगा कि ये माया है, और एक दिन दिखेगा ये कंप्लीट माया है. क्योंकि मैं बहुत बार मैट्रिक्स सीरीज को मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ. अभी मैंने 2 पार्ट बनाए हैं. 5 6 पार्ट मुझे लगता है इसमें धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगा. एक टॉपिक हर बार करूंगा तो लोगों को क्लियरिटी हो. जी। और जैसे लोग बोलते हैं, आपने बोला कि पेन होता है लोगों को बॉडी में, तो उनका जो भी, मतलब उन्होंने मेडिटेशन की है, बहुत ज्यादा पेन होता है, इंटेंस पेन होता है, एकदम से जो मेडिटेशन की है, ये सब चीजें की है, वो बोलते हैं कि दैट इज आउट ऑफ द बॉक्स, और इस टाइम पेन फील हो रहा है। तो वो और किसी को बहुत ही सीरियस डिजीज है, तो क्या वो जो हमारी बॉडी में इमोशंस ट्रैप होते हैं, उसकी वजह से ये सब ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं, डिफरेंट डिजीजेस क्रिएट यस, होते हैं, और हो जब सकता हम, है. मैं 10 डेज मैंने
बहुत स्टार्टिंग में 2008 में जब मुझे कुछ नहीं पता था, तो मैं 10 डेज विपासना में गया था। विपासना बहुत इंटेंसिव है, 10 डेज लगातार 10-12 घंटे में लोग सिर्फ मेडिटेट ही करते हैं, मॉर्निंग टू इवनिंग। कोई इनपुट नहीं होता, मोबाइल, न्यूज़पेपर, टीवी, कुछ नहीं, सब वो आई लोग हैड खाली बीन बैठे हैं। देयर। हाँ, ज्यादातर लोगों के एक्सपीरियंसेस जो मैंने पूछे, और इंक्लूडिंग मी, बहुत बॉडी में पेन हुए थे। तो मैं ये सोचता था कि ये पेन बैठने की आदत नहीं है, इसके मारे हो रहे होंगे, इतने घंटे बैठने की आदत नहीं है। नो, इट्स नॉट यू। नाउ आई नो थिंग्स वर कमिंग ऑन सरफेस टू गेट रिलीज्ड। इमोशंस भी उनको कह सकते हैं कि वो सारे थे। एंड अनदर थिंग, 2008 में मेरे फ्रोजन शोल्डर टाइप की डिजीज थी। मेडिसिन में कम खाता हूँ, काफी समय से परेशान था। यहाँ जर्मनी में कार ड्राइव करते हैं तो फास्ट स्पीड होती है, लेन चेंज करने में एक बार देखना पड़ता है इस तरफ मुड़ के कि कोई साइड में कार नहीं, डेड जोन होता है वो, उस शीशे में भी नहीं दिखता। तो मुझे बहुत दर्द होता था। और वहां से जब मैं वापस आया तो मुझे वो कंप्लीट दर्द खत्म हो चुका था। तो दर्द भी होता है उस समय, और रिलीजिंग भी होती है। जो फ्रोजन शोल्डर थे वो हार्ड इमोशंस थे, वो भी वहां पे रिलीज हुए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है, बॉडी, माइंड, सोल, इमोशन सब जुड़े हुए, कॉन्शियसनेस। तो ये भी है। और लेकिन इसमें हर चीज को ये नाम भी देना जरूरी नहीं है कि कुछ और, जैसे हेयर फॉल हो रहा है कि मेरी कुंडली अवेगी का चक्कर तो नहीं, ऐसा नहीं। बैलेंस बना के चलो, हो सकता है। इट इज क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि कुंडलिनी जब जागृत होना शुरू होती है, कई लोगों का वेट गेन हो जाता है और वेट लॉस होता है, बट और भी बहुत सारे उसके साथ बहुत सिम्टम्स सारे होते हैं। हैं, Yes. डिफरेंट होते हैं। बट धीरे धीरे ये सरफेस पे आ रही हैं। आई थिंक कुंडलिनी और ये सब नॉलेज इजली अवेलेबल है, इस वजह से थोड़ा मतलब वन सिम्टम समझ के लोगों को लगता है कि हमारी कुंडलिनी जागृत हो रही है। Yes. तो थैंक यू सो मच प्रवीण जी, यही क्वेश्चंस थे आपसे, बहुत क्लैरिटी मिली। एंड होप सो आगे इसी तरह हम वीडियोस बना पाए, अगर आपके पास समय हो। और इसी तरह लोगों के जो अभी, क्योंकि इस टाइम पे काफी क्राइसिस का समय चल रहा है सबके लिए, अंदर इंटरनली और एक्सटर्नली। और जैसे आपने बोला कि ये हमारे लिए एक अच्छा समय है, तो एक Yes. लास्ट मैसेज जो सब व्यूअर्स को आप देना चाहें। मैं तो यही कहूंगा कि एक अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। थोड़ी सी रिसर्च करें, ना मेरी बात माने ना नम्रता जी की बात माने, रिसर्च करें कि क्या हो रहा है। ह्यूमन रेजोनेंस देखें, अर्थ की जो फ्रीक्वेंसी थी 7.83 हर्ट्ज रहती थी, अब इस समय अबाउट 30 रहती है। अपने आप में देखें चेंजेस हो रहे हैं। और कोई भी जो परिवर्तन होता है, जिसको युग परिवर्तन इतना बड़ा शब्द है, पुराना खत्म होता है। पुराना जब गिरता है, और अगर आपको पता नहीं है, तो आप डर सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, या कुछ और तरह का भी हो सकता है। तो अगर जान जाएंगे, प्रिपेयर करेंगे अपने आप को, तो आपके लिए ट्रांजिट इजी होगा। चॉइस है। तो अगर ये मौका मिल रहा नहीं है कह तो सकते। अपनी इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपनी फ्री विल को। जी, थैंक यू सो मच प्रवीण जी, थैंक टाइम यू निकालने गंगा जी। के लिए और या क्वेश्चंस का आंसर देने के या लिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू।